क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। कल की क्लास में आपको बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाया गया। बोर का परमाणु मॉडल में आपने देखा कि प्रत्येक परमाणु दो भागों में बटा होता है। प्रत्येक परमाणु क्या होता है? दो भागों में आपका बटा होता है। आपका जो परमाणु होता है दो भागों में। पहला आपका क्या होता है? पहला भाग आपका होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सेकंड भाग आपका होता है आउटर सेल। आउटर सेल में क्या होता है? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपने देखा कि वहाँ पे ये बताया गया आपको कि जो नाभिक के बाहर जो कोष होते हैं उनमें सतत स्पेक्ट्रम होती है, यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है, जबकि बोर के परमाणु मॉडल में आपको बताया गया कि ये स्पेक्ट्रम असतत होती है, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होती है। यानी परमाणु के जो बाह्यतम कोष होते हैं वो अलग अलग कोष होते हैं और उनमें जो ऊर्जा लेवल होता है, प्रत्येक कोष की अपनी अलग ऊर्जा होती है, या हम कह लें कि प्रत्येक सेल जो होता है उसका अलग एनर्जी लेवल होता है। और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं। किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन सर्च करेंगे या किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, इसके लिए बोर और बरी ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम बोर बरी कॉन्सेप्ट कहते हैं, या बोर बरी का सिद्धांत होता है। बोर बरी के अकॉर्डिंग किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n²। बोर के अकॉर्डिंग किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं जो हमारा ये एटम है, इसमें ये न्यूक्लियस है आपका, ये आपका नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम पहला कोष, दूसरा कोष, इसी तरह से तीसरा कोष, ऐसे चौथा कोष। जो बाह्यतम कोष होते हैं, इन कोषों में जो इलेक्ट्रॉन सर्च करते हैं, प्रत्येक कोष का ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। अब हम मान लें कि इसको, ये हमारा K कोष है, ये हमारा K कोष है, ये L है और ये हमारा क्या है? M कोष है। पहला कोष K होता है, दूसरा L, M, N, O, P, ऐसे कोष बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे हम कोषों को n बराबर 1 रख दें। कोषों का मान मतलब कोष की संख्या, इसको n बराबर 1, इसका मतलब n बराबर 1 का मतलब हो गया ये K कोष हो गया। n बराबर 2 का मतलब हो गया ये L कोष हो गया। L बराबर अगर हम n का मान 3 रख दें, इसका मतलब हो गया K के बाद क्या आएगा? M कोष आएगा, ये M कोष होगा। इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n²। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी 2n²। का मतलब हो गया n का मान कितना रखेंगे? 1, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। पहले कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। इसी तरह से अगर दूसरे कोष की बात करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8। तीसरे कोष की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 18। और चौथे कोष की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 32। यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी, और चौथे कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 32 होगी। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोष है K, ये L, ये K के बाद L आएगा, ये L है और ये M है, और यहाँ पे बोर के अकॉर्डिंग 2n² कर दिया हमने। यहाँ भी 2n² हो जाएगा, यहाँ भी 2n² हो जाएगा। यहाँ पे पहले में n का मान कितना रखेंगे? n का मान 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2 आएगा। दूसरे में अगर बात करें तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ n का मान क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 8। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8।
तीसरे में बात करें तो 2, n का मान कितना रखेंगे, तीसरे कोष में n का मान 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 और 2 जा 18 यानी 18। तीसरे को ऐसे चौथे कोष में आएगा तो 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर और बरी के नियमानुसार होता है, जिसमें पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण के लिए कुछ नियम हैं, उन नियमों को PDF द्वारा भेज दिया गया है और उनके बारे में डिटेल हम आपको कल बताएंगे कि किस कोष में, बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके पहले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में हो जाएगा तो उसके बाद अगला कोष भरना शुरू होगा। उसके पहले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसके लिए 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्टों की PDF मैंने आपको भेजा है और उसको डिटेल में हम कल आपको समझाएंगे कि किस कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस तरह से होता है और बोर के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किस तरह से कोषों में भरे जाते हैं। आज की क्लास में मैंने ये बताया कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या बोर के अकॉर्डिंग कितनी हो सकती है और वो कैसे होगी, उसके लिए बोर का नियम लागू होगा और वो आपको कल की क्लास में दिया जाएगा। धन्यवाद।